हाँ देखिए, आपका पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स क्या है, एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब अगर एलिमेंट को हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब होता है आयताकार रूप। आयताकार रूप में यदि हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं, वो भी या तो छोटे ब्रैकेट में या फिर बड़े ब्रैकेट में, दोनों में से किसी भी ब्रैकेट में हम लोग उनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई एलिमेंट है आपका 1 2 3 0 5 6, हम इसको बड़े वाले ब्रैकेट में भी अरेंज कर सकते हैं या हम इसको छोटे वाले ब्रैकेट में अरेंज करें। जैसे इसी को देख सकते हैं 1 2 3 0 5 6। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको कहीं दिखता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक प्रकार का अरेंजमेंट है और एलिमेंट को अरेंज करना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब समझ रहे हो ना, आयताकार रूप। ठीक है, अब इसके बाद अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, जो एलिमेंट कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल है। जैसे जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल रखे हैं तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे रो बोलेंगे। और जो वर्टिकल एलिमेंट है उनको हम लोग बोलेंगे कॉलम। जी आपका कॉलम हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैट्रिक्स अगर इस टाइप का है आपका 2 4 7 0 9 2 -1 7 2, तो ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म या इसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है उतने यहाँ पे क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे रो देखो कितना रो हो गया, 3 रो हो गया आपका। रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड। ऐसे यहाँ पे कॉलम कितना हुआ, 3। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो जो रेक्टेंगुलर फॉर्म का अरेंजमेंट है उसमें जो एलिमेंट कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल है, उनको हम लोग रो बोलेंगे। और जो एलिमेंट वर्टिकल है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। इसके बाद इसमें क्या आता है, ऑर्डर आता है। क्या आता है आपका, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब होता है आपका मैट्रिक्स का क्रम। ऑर्डर का मतलब है क्रम से। अब मैट्रिक्स का क्रम क्या होता है, तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रो का मतलब यहाँ पे कैसे है, पंक्ति, और कॉलम का मतलब क्या होगा आपका यहाँ पे स्तंभ। अब रो और कॉलम तो समझ ही गए होंगे ना, किसी भी स्ट्रक्चर में जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है वो आपके रो का काम करेंगे और जो वर्टिकल एलिमेंट है वो क्या का काम करेंगे, कॉलम का काम करेंगे। तो ये क्या हो गया आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये वाला मैट्रिक्स, तो अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे रो कितना है, 2, कॉलम कितना है, 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। अगर जी वाले मैट्रिक्स की बात करें, रो कितना है, 3, और कॉलम भी कितना है, 3, तो ये भी क्या हो गया इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कि आप इनका प्रोडक्ट कर दें, प्रोडक्ट नहीं करना, एक प्रकार से प्लॉट करके लिखना है। प्लॉट करने का मतलब हुआ, जैसे आप लोग जमीन लेते हैं उसमें क्या होता है कि प्लॉट है, जैसे उसकी लेंथ है 20 फीट और ब्रेड्थ है उसकी 40 फीट, तो हम लोग प्लॉट को कैसे बोलेंगे, 20/40 का प्लॉट लिया या 40/40 का प्लॉट लिया, तो हम लोग क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऐसा करके बोलते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पे इसके ऑर्डर को बोलना है, रो इनटू कॉलम। पहले नंबर ऑफ रो को बोलेंगे, बाद में नंबर ऑफ कॉलम को बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, उसमें जो हॉरिजॉन्टल है वो आपके रो हुए और रो इनटू कॉलम के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। वो क्या होगा आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद मान लीजिए कोई आपके पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है आपके पास 2 4 7 2 0 9। अब इस मैट्रिक्स में मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना हो, पर्टिकुलर एलिमेंट अगर हमें निकालना है, मान लीजिए एलिमेंट को बदल दो, -2 कर दो। ठीक है, अब पर्टिकुलर एलिमेंट निकालना है, जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं आपको दिख रहे हैं, 6 एलिमेंट हैं आपको सामने दिख रहे हैं। इसका ऑर्डर भी अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, 2/3, क्योंकि यहाँ पे रो 2 है और कॉलम कितने हैं, 3 है। अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेंगे, तो अब जैसे यहाँ पे 6 एलिमेंट है, मैंने कहा कोई एलिमेंट ए है, एलिमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया कैसे, ए से। इसके बाद इसकी पोजीशन बनाएंगे। पोजीशन मतलब कि किस कहाँ पे रखा है भाई, सारे एलिमेंट को मैंने कॉमनली क्या बोल दिया, ए बोल दिया। अब इसको भी ये कह सकते हैं, इसको भी ये कह सकते हैं, इसको भी ये कह सकते हैं, ये तो कोई भी एलिमेंट इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया। अब मैं इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करूंगा, मान लो ये एलिमेंट को बोला मैंने 1 2, अब जो ए एलिमेंट है उसकी पोजीशन है 1 2। अब जो पहले नंबर पे नंबर लिखा है उसको वो करता है रो को रिप्रेजेंट, और जो दूसरे नंबर पे लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो मतलब जो ए एलिमेंट है
वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो कितना होगा आपका 4 हो गया। क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, मान लो अगर मैंने कहा यहाँ पे A31 चाहिए, अपन को क्या चाहिए A31। अब मुझे एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो थर्ड रो में हो फर्स्ट कॉलम में हो। अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो रो तो अपने पास 2 ही है और उन्होंने तीसरी रो का एलिमेंट पूछ रखा है अपन से, तो तीसरी रो तो है ही नहीं ना अपने पास, तो इसका मतलब ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ऐसा कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, उन्होंने बोला A21। अब A21 का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो में सॉरी सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो में सफर करें, फर्स्ट कॉलम में सफर करें, कितना आ रहा है -2, तो ये एलिमेंट कितना आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। और किसी भी मैट्रिक्स में यदि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में हमको पता करना है तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हो गया। क्लियर है ना। अब इसके बाद ये तो इसकी बेसिकली हो गया कि मैट्रिक्स होता क्या है, एक प्रकार का अरेंजमेंट है, वो भी अरेंजमेंट कैसा है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, कि कहाँ पे अरेंज करते हैं आप लोग उसको बड़े वाले ब्रैकेट में भी अरेंज कर सकते हो और छोटे वाले ब्रैकेट में भी अरेंज कर सकते हैं, कोई भी ब्रैकेट लगाओ वो आपके मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद इसमें बात आती है ऑर्डर की, तो ऑर्डर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद इसके किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, ये बात किसकी हो रही है आपकी, पर्टिकुलर एलिमेंट की, पर्टिकुलर एलिमेंट की। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स। अब मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, बहुत सारे टाइप्स इसमें हैं, तो अब देखेंगे मैट्रिक्स का टाइप। तो देखो यहाँ पे अब आते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स। सबसे पहला है आपका, अपन को क्या देखना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला टाइप है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को हिंदी में बोलते हैं अपन लोग क्षैतिज। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर इसको न्यूमेरिकली देखें, मतलब बहुत छोटी सी भाषा में, छोटी सी शब्दों में अगर समझा जाए इसको, तो अगर हम बोले कि नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इज मोर देन नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ कॉलम का मतलब हुआ स्तंभों की संख्या, किसकी संख्या, स्तंभों की संख्या, और नंबर ऑफ रो का मतलब हुआ पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। तो जहां पे स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से ज्यादा है तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला 2 1 4 3 9 2 -1 0, तो यहाँ पे रो कितना है 2 है और कॉलम कितने हैं 4 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो मोर देन नंबर सॉरी नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम मोर देन नंबर ऑफ रो से, तो इसे अपन लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अच्छा अगर ऐसे नहीं याद हो पा रहा, अगर ऐसे तैयार नहीं कर पाया तो देख लो, ये अपन को हॉरिजॉन्टली बड़ा दिख रहा है, अगर देखा जाए हॉरिजॉन्टल कैसा है, बड़ा है, वो वर्टिकली कैसा है, छोटा है। तो देख सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टली बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी से मिलता जुलता है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो इज मोर देन नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पे रो कॉलम से ज्यादा होंगे। तो देखो सेम ही है, वहां पे कॉलम ज्यादा थे, यहाँ पे रो ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला, जैसे P Q R R J मैथ R J M। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो रो कितना है 3 है और कॉलम कितना है 2 है, तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। और वैसे अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो देखा जाए तो जो वर्टिकली बड़ा है और ये हॉरिजॉन्टली बड़ा था, तो जो हॉरिजॉन्टल में बड़ा है उसे हॉरिजॉन्टल बोलेंगे और जो वर्टिकल में बड़ा है उन्हें वर्टिकल बोलेंगे। क्लियर है ना। अब इसके बाद आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात करेंगे क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो
इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, रो का मतलब समझ जाओगे, क्योंकि रो का मतलब यहाँ पे पंक्तियों से है, कॉलम का मतलब स्तंभों से है। तो यहाँ पे रो और कॉलम कैसे हैं, बराबर है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, क्या 2 4 3 9। तो यहाँ पे रो कितना है, 2 रो है, रो 1 रो 2, और कॉलम भी कितना है, 2, कॉलम 1 और कॉलम 2। तो यहाँ पे 2 रो है अपने पास और 2 ही अपने पास क्या है, कॉलम है, ठीक है। इसके बाद आता है मेन डायगोनल। क्या आता है, मेन डायगोनल। अच्छे समझना, क्योंकि डायगोनल का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है मैट्रिक्स के टाइप्स में। मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, मेन का मतलब होता है मुख। तो बात करेंगे मुख विकर्ण की, बात करेंगे हम लोग मुख विकर्ण की। तो मेन डायगोनल क्या होता है कि कोई मैंने इस पर देखो एक चीज और याद रखना, जब भी डायगोनल की बात आएगी तो 100% मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर होगा। मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर। जब भी डायगोनल की बात आएगी मैट्रिक्स आपका स्क्वायर होगा। अब उसमें आगे बढ़ेंगे मेन डायगोनल, किसकी बात करेंगे, मेन डायगोनल। तो जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 7 0 2 4 9 1 2 1। अब ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जो डायगोनल पहले एलिमेंट से बनेगा, पहले एलिमेंट को इससे लास्ट वाले एलिमेंट्स मिला के डायगोनल बनाया हमने, तो वो बनेगा आपका मेन डायगोनल। डायगोनल 2 है, एक फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ लास्ट में मिला दिया, या मैंने फर्स्ट रो के लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ कॉर्नर पे मिला दिया, तो 2 डायगोनल बनेंगे। तो इसमें मेन डायगोनल कहलाएगा जो पहले एलिमेंट से लास्ट वाले एलिमेंट को मिलाने पर बनेगा। या ऐसा बोल सकते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट की पोजीशन पर रो और कॉलम बराबर बना रहे, जैसे मान लिया कि इस मैट्रिक्स में मान लो एलिमेंट है ए, और ए में पोजीशन ली आई जे, और आई जे में आई इक्वल टू जे हो जाए। आई इक्वल टू जे का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे रो और कॉलम की पोजीशन कैसी रहे, बराबर। ऐसा डायगोनल जिसमें रो और कॉलम की पोजीशन कैसी हो, ए हो। जैसे इस वाले एलिमेंट पे देखो, तो ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हुआ, ये आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हुआ, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, मेन डायगोनल। क्यों, क्योंकि इस डायगोनल के एलिमेंट में रो और कॉलम की पोजीशन कैसी है, समान है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी आपका डायगोनल है, तो डायगोनल 2 है, यहाँ पे देखा जाए अगर इसको लेते तो यहाँ पे आपका रो कॉलम की पोजीशन समान नहीं थी, यहाँ भी रो और कॉलम की पोजीशन समान नहीं थी। तो जिस डायगोनल के एलिमेंट्स में रो और कॉलम की पोजीशन इक्वल मतलब सेम है, तो वो आपका मेन डायगोनल कहलाएगा। वो जो बचा होगा वो मेन डायगोनल में नहीं आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है रो मैट्रिक्स। इतना तो क्लियर होगा आप सभी का। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेन डायगोनल में। अच्छा, मेन डायगोनल तो हो गया है। मेन डायगोनल के बाद आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि जब नंबर ऑफ रो एक हो जाए, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में रो एक हो, रो कितना हो, एक, तो उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे मैंने कहा कि मैट्रिक्स है R O H I, तो यहाँ पे एक ही रो है, कॉलम भले ही 4 हो रहे हैं लेकिन हॉरिजॉन्टली कितना है, एक ही रो है, तो इनको अपन लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और इसी से मिलकर मिलता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, 1 होगा, और जहां पे नंबर ऑफ कॉलम 1 होगा वो आपका कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मैंने एग्जांपल पे लिखा यहाँ पे कितना DCA, तो ये हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। अब रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 है, कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसमें बोल दिया जाए कि एक अपन को एग्जांपल देके लिखना है, बताना है कि ऐसा मैट्रिक्स जो रो और कॉलम दोनों मैट्रिक्स में, दोनों मैट्रिक्स हो। अब भाई देखो, अपन को एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जो रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो। अच्छा, रो मैट्रिक्स की कंडीशन रो 1, कॉलम मैट्रिक्स की कंडीशन कॉलम 1। तो एक काम करो, 1 by 1 का एक मैट्रिक्स लिख दो,
इसमें लिख दिया आर, मैंने लिख दिया कितना 1 etc। इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे, इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये रो को भी रिप्रेजेंट करेगा और कॉलम को भी रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ये वाला जो मैट्रिक्स है स्क्वायर को भी रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स को भी रिप्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1/1, ऑर्डर कितना है 1/1। क्लियर है ना। अब इसके बाद आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। क्या आता है आपका जीरो मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे कितना क्लियर है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अपन लोग क्या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, अब जीरो मैट्रिक्स में क्या है कि यहाँ पे ऑर्डर से मतलब नहीं है अपन को। जीरो मैट्रिक्स में क्या है कि और एलिमेंट कैसे होने चाहिए जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, जैसे यहाँ भी जीरो आ जाए, यहाँ भी जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने ऐसा लिख दिया 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इस टाइप से अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है तो आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स का एक नाम और भी है नल मैट्रिक्स। इसका एक नाम और भी है जिसे क्या बोलेंगे नल मैट्रिक्स। ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या आता है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, देखो स्क्वायर में क्या था नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम कैसे थे बराबर थे। रेक्टेंगुलर में क्या है, अगर रेक्टेंगुलर से सोचा जाए तो रेक्टेंगुलर की कंडीशन क्या होती है करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगुलर में क्या होती है करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि नंबर पहले नाम देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं आयताकार मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं कि रो ही ज्यादा हो या रो कॉलम ज्यादा हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। यहाँ पे रो भी ज्यादा हो सकते हैं, कॉलम भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है रेक्टेंगुलर की। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम की। जैसे मैंने कहा P Q R S T U, ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो 3 4 9 2 1 2 0 7 etc। इस टाइप से कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो इन दोनों मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम कैसे हैं नॉट इक्वल है, रो कॉलम के बराबर नहीं है। तो ये काय में जाएगा आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में जाएगा। काय में जाएगा आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब इसके बाद आता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसका नाम एक और है यूनिट मैट्रिक्स। इसको हिंदी बोलते हैं इकाई आव्यूह। क्या बोलते हैं इकाई आव्यूह। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1, डायगोनल के सारे एलिमेंट्स कैसे हो 1। कोई मेन डायगोनल है और उसके सारे एलिमेंट कैसे हैं 1। वो भी डायगोनल कौन सा होना चाहिए मेन डायगोनल। कैसा होना चाहिए मेन डायगोनल। और मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट कैसे होंगे 1 होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने बोला 1 0 0 1, तो ये क्या है यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि मेन डायगोनल कितना है आपका 1 है। और जब मेन डायगोनल आपका 1 है तो इसको क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। और भी एग्जांपल देख लो, मैंने बोला 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ भी मेन डायगोनल 1 है, यहाँ भी मेन डायगोनल 1 है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट। अब इसको अपन लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे बोल दो I2। इसे I2 क्यों बोला, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं I3, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। मेन डायगोनल 1 है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स के बाद आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। बात क्या थी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स की। अब देखिए यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है,
डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर किसी मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट कैसे हो, जीरो। और जब भी डायगोनल की बात आती है मैट्रिक्स कैसा होगा आपका, स्क्वायर होगा, क्योंकि डायगोनल के लिए मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में ही आप डायगोनल बनाएंगे। तो मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट कैसे हो जाए, जीरो। जैसे यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 4 आ गया। तो यहाँ पे देखो डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो। इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको चाहो तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, डायगोनल 3, 2, 4, मतलब ये दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो। और भी देख लो, जैसे मैंने कहा 2, 0, 0, 4, ये भी आपका डायगोनल है। इसको भी हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, डायगोनल 2, 4। तो ये दोनों के दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को। तो इतना याद रखना है कि जो यूनिट है वहां भी डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो थे, और डायगोनल मैट्रिक्स में भी डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो थे। लेकिन यूनिट में सारे एलिमेंट डायगोनल में बंद थे, यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, मतलब नॉन जीरो नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। इसके बाद आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद क्या आता है आपका, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर तो आप जानते हो, फिजिक्स में सुना होगा आपने, अदिश आव्यूह। क्या है आपका, अदिश आव्यूह। अब समझो यहाँ पे अदिश आव्यूह क्या होता है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे ये बात याद रखना कि कोई भी हो, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है आपका, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब कोई भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अच्छा, अगर कहा जाए कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है क्या वो आइडेंटिटी होगा, नहीं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं हो भी सकता और नहीं हो सकता। वो एक ही केस में होगा, जब डायगोनल कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो आइडेंटिटी वाले केस में चला जाएगा। लेकिन अगर आइडेंटिटी है तो 100% आपका डायगोनल मैट्रिक्स जरूर होगा। ठीक है। अब बात आती है स्केलर मैट्रिक्स की। बात किसकी आती है, स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होंगे, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे। सारे एलिमेंट कैसे होंगे, सेम। जैसे मैंने कहा 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4। तो डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो तो हैं, और डायगोनल के एलिमेंट कैसे हैं, सेम है। अगर ऐसा और भी लिख सकते हैं, कितना, 5, 0, 0, 5, डायगोनल सेम है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं। ठीक है। और भी देख लो, कितना, 10, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 10। ठीक है। तो ये आपका है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो, डायगोनल में भी मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो, आइडेंटिटी में भी मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो। अब इन तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है, तो समझना है कि जब वो आइडेंटिटी होगा, या यूनिट बोल सकते हैं इसको, जब वो यूनिट होगा तो मेन डायगोनल में एलिमेंट 1 होंगे, बाकी सब जीरो होंगे। तो मेन डायगोनल यदि 1 है, बाकी सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो हैं, तो उसको आइडेंटिटी वाले केस में डालेंगे। इसके बाद मेन डायगोनल में 1 के अलावा कुछ और आ जाए, सारे एलिमेंट अलग अलग आ जाए, ठीक है, बाकी एलिमेंट कैसे हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसको क्या में डाल देंगे, डायगोनल में डाल देंगे। ठीक है। स्केलर में क्या है कि डायगोनल के अलावा यहाँ भी सब जीरो है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल की कंडीशन है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे। अब सेम में वो 1 हो गया, सेम में वो क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्या में चला जाएगा, आइडेंटिटी में। ठीक है। और 1 के अलावा अगर वो और कोई सेम नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, हाँ, कोई और कुछ है, 4 है, 5 है, कुछ और है, तो वो क्या में चला जाएगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स में। क्या में चला जाएगा, आपका स्केलर मैट्रिक्स में। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपकी बात आती है
अच्छा आप एक चीज और समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसे यहाँ पे बोल सकते हैं एवरी स्केलर मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स। मैं एक बार इसको हिंदी में बता दे रहा हूँ कि कोई भी आपका इकाई आव्यूह होगा, आइडेंटिटी को बोलते हैं इकाई, कोई भी अगर इकाई आव्यूह है तो वो डायगोनल मतलब विकर्ण आव्यूह होगा, ठीक है। और कोई भी आपका अदिश आव्यूह है तब भी वो कौन सा आव्यूह होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अच्छा एक कंडीशन और है, जो आपका यूनिट मैट्रिक्स है, क्या है आपका यूनिट मैट्रिक्स, वो भी आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा आपका स्केलर, ठीक है। लेकिन इस भाई यूनिट स्केलर में चला जाएगा क्योंकि जो यूनिट मैट्रिक्स है वो स्केलर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, लेकिन सारे स्केलर यूनिट की कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकते, है ना। इतना क्लियर है। तो ये तीनों बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो इसको बहुत गौर से समझना है। यूनिट में डायगोनल 1 बाकी सब 0, स्केलर में सॉरी स्केलर नहीं, स्केलर में सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, बाकी सब 0। और डायगोनल में तो कुछ भी हो सकता है, डायगोनल के अलावा बाकी सब 0 हो जाए, बाकी कुछ भी भरा हो। जे भी डायगोनल में क्या एग्जांपल में चला जाएगा, जे भी डायगोनल में चला जाएगा, और जे भी डायगोनल है ही आपका। तो इन सारे के सारे को हम डायरेक्ट डायगोनल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन सबको क्या बोल सकते हैं, डायगोनल। लेकिन सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग यूनिट और स्केलर नहीं बोल सकते। तो थोड़ा सा अच्छे समझना इसको, स्केलर, यूनिट और डायगोनल, ठीक है। अब इसके बाद आती है बात अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। दो प्रकार के मैट्रिक्स और बचे हैं आपके, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। इनके नाम से ही लग रहा है, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर की ओर ट्रायंगल की बात हो रही है, और लोअर ट्रायंगुलर में नीचे की ओर ट्रायंगल की बात हो रही है। अपर में ऊपर की ओर और लोअर में नीचे की ओर। तो समझो यहाँ पे, समझो दो लास्ट टाइप बचे हैं आपके। सबसे पहले अपन को समझना है क्या अपर ट्रायंगुलर है और क्या है आपका लोअर ट्रायंगुलर, है ना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और तो मैं इसकी हिंदी भी आपको बता दूंगा। और इसके बाद आता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, उपत्रिभुजीय, उपत्रिभुजीय, ठीक है। और लोअर में क्या होता है, निम्न त्रिभुजीय, ठीक है। नीचे कोई ट्रायंगल है और यहाँ पे ऊपर की ओर ट्रायंगल है। तो अब देखो क्या होता है अपर ट्रायंगुलर में कि अगर कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 जैसे 5 3 4 0 9 2 0 0 1। तो देखो मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट कैसे हो रहे हैं, 0। तो इन्हें बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर, ऐसा बोल दो। या ऐसा भी कह दो कि ट्रायंगल का शेप कहां की ओर बन जाए, ऊपर की ओर। ट्रायंगल का शेप कहां बन जाए, ऊपर की ओर। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है, ऐसा बोल दो। या ट्रायंगल जो शेप बनेगा वो कहां की ओर बनेगा, एलिमेंट में ऊपर की ओर। एलिमेंट में जो ट्रायंगल शेप बनेगा वो कहां की ओर बनेगा, ऊपर की ओर। और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने एक एग्जांपल और देखा, कितना 4 3 2 1 0 9 2 4 0 1 सॉरी 0 7 11 0 0 0 10। तो यहाँ पे देखा जाए मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 है और ट्रायंगल का शेप कहाँ है, ऊपर की ओर। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर के बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर। तो अगर अपर समझ में आता है आपको तो लोअर भी क्लियर हो जाएगा आपका। अपर में क्या था, मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 थे, लोअर में मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 थे। जैसे मैंने क्या बोला, 4 3 10 0 7 5 0 0 -2। तो मेन डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट 0 हैं और ट्रायंगल का जो शेप है कहां की ओर है, नीचे की ओर, लोअर मतलब नीचे की ओर। और भी एग्जांपल देख लो, ठीक है। कितना है, 4 3 1 सॉरी ये तो अपर का हो जाएगा एग्जांपल, है ना। 0 0 0 12 13 0 0
11 9 माइनस 7 0, यहाँ पे 7 5 9 30। तो यहाँ पे देखा जाए मेन डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 थे और एलिमेंट में जो ट्रायंगल से बना वो कहाँ की ओर बना, नीचे की ओर। तो ये तो आपका था टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपका हो गया अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर में ट्रायंगल का शेप ऊपर रहेगा और लोअर में ट्रायंगल का शेप नीचे रहेगा। इतनी बातें तो क्लियर होंगी सभी की। तो ये तो हो गया आपका टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके बाद आपका मैट्रिक्स में किसी नंबर का मुझे मल्टीपल करना है, मैट्रिक्स में किसी नंबर का डिवाइड करना है, दो मैट्रिक्स कोई है उनको मैं ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को मैं सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें कुछ एडिशन प्रॉपर्टीज हैं। इन सब के लिए अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए।